आज हमको चैप्टर 3 को कंप्लीट करना है और डाउट डिस्कशन करने हैं ना। तो ठीक है, पहले बस मेरे को 4-5 क्वेश्चंस और कराने थे, वो ख़त्म करा देते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, एक टाइप का क्वेश्चन है, मान लो ये 3 रजिस्टर्स हैं और वो बैटरी के साथ ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, और इनकी वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 3 ओम, और बैटरी सपोज ले लेते हैं हम 4 वोल्ट की। ठीक है, अब सपोज बैटरी टोटल आई करंट दे रही है, आई यहाँ पर आके ब्रांच में डिवाइड होगा। सपोज ए सी से I1 पास हो जाता है और ए बी से I2 पास होता है, फिर बी सी बी से भी I1 ही पास होगा क्योंकि ये सीरीज में है, फिर वापस मिल करके आई हो जाएगा। सपोज क्वेश्चन हो, हमको फाइंड आउट करना हो I1 एंड I2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें ए सी और ए बी, ये दोनों जो 3 ओम के रजिस्टर हैं ये सीरीज में है, तो हम इस सर्किट को थोड़ा ऐसे चेंज कर देते हैं। ये ए वाला है, ये बी ब्रांच है, ए और सी बी के बीच में जो ऊपर वाले रजिस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि ये सीरीज में है, तो ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 ओम। ठीक, अब ये जो 3 और 6 है ये पैरेलल में है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम देखें इस सर्किट का, तो इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 2। तो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 2 ओम। तो सर्किट से करंट कितना फ्लो होगा, टोटल बैटरी का वोल्टेज है ना, करंट हम कैसे नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रजिस्टर। तो बैटरी जो टोटल करंट देगी वो 2 एम्पियर का है ना, तो आई की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर आकर के यहाँ पर ब्रांचिंग लेता है, ए पॉइंट पर आएगा 2 एम्पियर, तो वो 2 ब्रांच लेगा। ठीक है, एक तो I2 जो 3 ओम से जाएगी और एक I1 जो 6 ओम से जाएगी। अब देखो, तुमको पता है ना I इक्वल टू होता है V/R, तो ये 6 ओम भी किससे लगा हुआ है, 4 से, और रेजिस्टेंस कितने का, 6 का, तो 2/3 एम्पियर। तो I1 तो हो जाएगा हमारे पास 2/3 एम्पियर। और ये देखो 3 ओम का रजिस्टर कितने पोटेंशियल से लगा हुआ है, 4 ओम से। तो I2 जो तुमको निकालना है, तो V/R1, तो ये है 4 वोल्ट और ये 3, तो ये हो जाएगा 4/3 एम्पियर। चेक करके बताएं, कोई डाउट है क्या। गुड, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। मान लो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर एक रजिस्टर है, एक रजिस्टेंस यहाँ पर है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, और एक बैटरी यहाँ पे दी हुई है। सपोज ये 2 वोल्ट और ये है 4 ओम, ये सपोज 2 ओम, ये 3 ओम और 12 वोल्ट की बैटरी। अब सपोज ये पूछता है फाइंड द करंट थ्रू
2 ओम रजिस्टर, तो ये 2 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है। मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ यहाँ। बैटरी जितना करंट अपना फ्लो देती है ना, जैसे सपोज 2 वोल्ट की बैटरी ने I1 एम्पियर का करंट दिया, तो वापस इसके नेगेटिव टर्मिनल पर I1 आना चाहिए। इसका मतलब जब ये 2 ओम के पास यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर वैल्यू I1 होगी। तो जितना करंट इस जंक्शन पर आ रहा है उतना वापस जाना चाहिए, तो मतलब 2 ओम से यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक यही कहानी यहाँ पर भी होगी कि 12 वोल्ट की बैटरी ने सपोज I2 करंट दिया, तो I2 जब यहाँ पर पहुँचता है तो इस बैटरी को वापस अपना ही करंट मिलना चाहिए। जितना इसके पॉजिटिव टर्मिनल से गए हैं इलेक्ट्रॉन, उतने ही नेगेटिव टर्मिनल पर आने चाहिए। पॉजिटिव चार्ज जितने गए हैं इसके प्लस टर्मिनल से, उतने ही नेगेटिव में आने चाहिए। तो मतलब इस जंक्शन पर देखो I1 जाएगा लेकिन 2 ओम से नहीं पास होगा, इधर ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट हो गया यहाँ पर, तो इधर तो गया ही नहीं। तो इसका आंसर तो वैसे मैं डायरेक्ट बता दूंगा। इसका सॉल्यूशन, वैसे तो हम इसको पूरा किरचॉफ लॉ से कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो करंट थ्रू जो 2 ओम है वो जीरो हो जाएगा। अब जैसे I1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R, मतलब 2/4, मतलब 0.5 एम्पियर। ऐसे ही हम I2 भी निकाल सकते हैं V/R से। इस सर्किट में जैसे किरचॉफ लॉ लगाते ना तुम, किरचॉफ लॉ लगाते तो किरचॉफ लॉ से भी निकल जाता। अब यहाँ पे वोल्टेज 12 का है, रेजिस्टेंस 3 का है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर का। ये क्लियर है? 2 ओम से रजिस्टर की वैल्यू और 2 ओम से करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके। और एक और चीज देखो। देखो जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जैसे हमको पता है व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना तो आसान है। लेकिन अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, तो वहां पर कुछ अलग तरह की टेक्निक लगती है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। देखो यहाँ मतलब क्या है मेरा, तो देखो ये तो बना हुआ है डेल्टा, डेल्टा कुछ ऐसा ही शेप होता है। तो ये हमारे पास क्या है, डेल्टा। इस डेल्टा से स्टार बनाना, जैसे मान लो ये मेरे पास है ए, ये है मेरे पास बी, और ये मेरे पास सी। ये है रजिस्टर R1, ये है रजिस्टर R2, और ये है रजिस्टर R3। अब देखो ये पॉइंट को डिस्टर्ब मत करना, ए बी सी पॉइंट तो अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। अब इनके बीच में मैं बनाऊंगा स्टार। देखो स्टार का शेप ऐसा होता है, ठीक है। इन रजिस्टर का मैं नाम दे रहा हूँ RA, इसका RB, और इसका RC। तुम्हें RA बनाना हो ना, तुम्हें देखो ये डेल्टा बना हुआ है, डेल्टा में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। अब तुमने इससे स्टार बनाना है। स्टार बनाना है तो जैसे R1 की वैल्यू क्या होगी, देखो R1 किस किस के बीच में बन रहा है, R1 बन रहा है RA, सपोज सॉरी, RA बन रहा है R1 और R2 के बीच में। तो जिसके बीच में बन रहा है ना, उनके दोनों का मल्टीप्लीकेशन दे दो और नीचे तीनों रजिस्टर का सम दे दो। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा, अभी तो ये कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ। ऐसे ही RB बनाना हो तो देखो RB जो है वो किस किस के बीच में है, ये 2 और 3 के बीच में है। तो R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही RC बनाना हो तो RC किस किस के बीच में आएगा,
आर सी आ जाएगा आपके 1 और 3 के बीच में, है ना। तो R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये देखो एक डेल्टा बना हुआ था, तो डेल्टा से मैंने क्या बना दिया, स्टार। तो डेल्टा से स्टार बनाते हैं तो इस तरह से, अब स्टार बने तो ये 3 अननोन रजिस्टर आए, तो उनकी वैल्यू R1 और R2 और R3 के टर्म में क्या होगी वो मैंने यहाँ बता दी, ठीक है ना। जैसे चलो मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल से बताऊंगा। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज है और ये बैलेंस नहीं है, तो अब निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। है ना। मान लो ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 1 ओम, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, और हमको रेजिस्टेंस निकालना ए और बी के बीच में। देखो अब यहाँ पर दिक्कत है, ये तुम्हारे पास P है, ये तुम्हारे पास Q है, ये R है और ये S है। तो अगर तुम P अपॉन Q करो तो ये आएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। अब तुम R अपॉन S करो तो ये आएगा तुम्हारे पास 6/3, तो ये 2। तो देखो यहाँ पर क्लियर है कि P अपॉन Q इज नॉट इक्वल टू R अपॉन S। तो ये कैसा है, अनबैलेंस, ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। देखो ये बैलेंस होता ना तो मैं 1 ओम को कैंसिल कर देता, ऊपर 2 और 4 सीरीज में है तो 6, नीचे 6 और 9 सीरीज में, तो 6 और 3 सीरीज में तो 9 हो जाते, तो फिर 6 और 9 का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेता अगर ये बैलेंस होता तो। लेकिन ये बैलेंस नहीं है ना। जैसे अभी अगर ये मान लो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, चलो वो बैलेंस वाला भी बता दूँ, अभी तो पहले हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखो एक मिनट में इसको नाम पूरे दे देता हूँ, ABCD, ठीक है। सुने, अब ये क्योंकि बैलेंस नहीं है, तुमको यहाँ देखो A B और D एक डेल्टा नजर आ रहा है। अगर मैं इससे स्टार बना दूं, स्टार कैसे बनाऊंगा देखो ध्यान से समझना। अभी रेड लाइन को कंसीडर मत करना, मैं अभी खाली समझने के लिए बना रहा हूँ इसको ना। तो ये स्टार इनके बीच में ऐसे आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू मान लो R1 हो, ये है R2, या मैं वो तुम्हें वही बता देता हूँ इनको, है ना। ये वैल्यू मान लो RA है, ये वैल्यू मान लो RB है और ये RD है। अब देखो मैं अगर इसको स्टार बनाऊंगा तो मैं इस सर्किट को बदलूंगा कैसे। देखो पॉइंट्स तो वही रहने देना पूरे, ये तुम्हारे पास ए था, और सॉरी ये तुम्हारे पास ए था, तुम्हें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था ए और सी के बीच में, ठीक है। तो ये ए था और ये तुम्हारे पास बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। अब तुम्हें स्टार बनाना है। देखो तुमको इन 3 को छेड़ना है, बाकी 1 तो एज इट इज है। 1 ओम का रेजिस्टेंस किसके बीच में, बी और डी के बीच में, तो 1 और नहीं, अच्छा ये तो हट जाएगा ना, ये तो स्टार में आ जाएगा। अब इधर बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 4 का। सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस कितने का है, 3 का, ठीक है। और ये 3 डेल्टा के हैं, तो डेल्टा से हमको स्टार में बदलना है। तो ये स्टार का एक आर्म, ये 2 और ये 3। अब देखो अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो बी, ये मान लो ओ पॉइंट, चलो अभी छोड़ दो। यहाँ पर जो आएगा 4 के साथ वो सीरीज में होगा। अभी चलो मैं तुम्हें बताता जाता हूँ एक एक करके ना। अब आर ए निकालना हो, यहाँ पर क्या आएगा, आर ए, यहाँ पर क्या आएगा, आर बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर डी। अब वो जब तुम यहाँ पर फॉर्मूला देखो, डेल्टा से स्टार बनाता हूँ तो आर ए किसके, R1 और R2 के बीच में है, तो उसकी वैल्यू ऐसे लाता हूँ, आर बी की वैल्यू ऐसे लाता हूँ, आर सी की वैल्यू ऐसे लाता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी ऐसे ही करूँगा। मुझे आर ए चाहिए ना, तो आर ए किस किस के बीच में, 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 का मल्टीप्लीकेशन कर दो और नीचे तीनों को जोड़ दो, 2 + 1 + 6, तो आ जाएगा 12/9। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे, ये हो जाएगा 4/3 ओम।
तो ये रजिस्टर कितने का हो गया, 4/3 ओम का। अब तुम्हें आर बी निकालना है। आर बी है 2 और 1 के बीच में, तो 2 इंटू 1/9, तो 2/9 ओम, तो ये हो जाएगा 2/9 ओम। आर सी आर डी फाइंड आउट करना है, तो आर डी जो है वो किस किस के बीच में, 1 और 6 के बीच में, तो 1 टाइम 6/9, तो 6/9 हो जाएगा 2/3 ओम, तो ये हो जाएगा 2/3 ओम। ठीक है, अब देखो 2/9 यानी आर बी और 4 ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में सर क्या होता है, रजिस्टर जुड़ जाते हैं, तो 36 और 2 38/9 ओम। तो ये दोनों मिलकर के अगर मैं देखूं तो मैंने एक्चुअली में इस ब्रांच को बना दिया है अब 38/9। ठीक है, ऐसे ही तुम देखो 2/3 और 3 सीरीज में है, 2/3 और 3 सीरीज में है, तो 9 10 11 11/3, तो ये दोनों हो जाएंगे 11/3। अब देखो 38/9 और 11/3 दोनों पैरेलल में है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन सा, 38/9 और 11/3। तो एक बार मैं वापस से तुम्हें सर्किट बना के बता देता हूँ। ये है हमारे पास 4/3 और ऊपर ये 2/9 और 4 को हमने 38/9 बना दिया है, 38/9 ओम, और नीचे कितना है हमारे पास, 11/3। और फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाता है सी और ये पॉइंट ए। अब 38/9 और 11/3 पैरेलल में, तो इस कॉम्बिनेशन को 3/11 प्लस 9/38, तो ये हो जाएगा 38 टाइम्स 11, 3 इंटू 38 प्लस 9 इंटू 11, तो 38 इंटू 3 114 प्लस 99 अपॉन 38 इंटू 11। इनमें से कुछ कैंसिल होने की संभावना है क्या, शायद, अभी देखते हैं। अभी इसको पहले मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको अपन ऐसे ही लिख देते हैं, 38 इंटू 11, और 114 और 99 को ऐड करेंगे तो 3 1 और 2 तो 230/38 इंटू 11 से जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 38 इंटू 11 का, 418, तो ये इनका इफेक्टिव आ जाएगा हमारे पास 418/213 ओम। तो मतलब ये सर्किट अब हो गया 4/3 और 411/213 का। अब ये दोनों सीरीज में तो ए और सी के बीच में इफेक्टिव हो जाएगा 4/3 प्लस 418/213। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 213, 4 इंटू 213 प्लस 418 इंटू 3। तो अब इसको जो भी सॉल्व कर लेंगे वो आंसर हो जाएगा। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, हमारे पास अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज था, तो हमने उसको क्या कर लिया, डेल्टा को एक एक डेल्टा उसमें से उठाया, उसको स्टार बना दिया। पीछे वाले के साथ भी ऐसा कर सकते थे और हमने उसको सॉल्व कर लिया। अदरवाइज ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, लेकिन स्टार से डेल्टा वाली कॉन्सेप्ट से ये आसान हो गया। तो मुझको एक बार बताएं, तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊंगा। अभी तो हमने क्या सीखा था कि डेल्टा से स्टार कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये क्या था, स्टार। अब स्टार से डेल्टा कैसे बनाते हैं वो भी तो मैं समझाता हूं। तो ये R1 चाहिए ना, तो R1 कैसे मिलता है हमको,
R1 मिलेगा, देखो ये है R1, R1 के अपोजिट में कौन है, B, तो ऊपर तुम क्या करोगे, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA अपॉन 1 के अगेंस्ट जो वर्टिक्स आएगा उसका रजिस्टेंस यहाँ लिख देना। ऐसे ही R2 बनाना हो तो RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA अपॉन 2 के अगेंस्ट कौन है, 2 के अगेंस्ट है C, तो यहाँ आ जाएगा RC। देखो R2 के अगेंस्ट क्या है, C वाला वर्टेक्स। और ऐसे ही R3 लेना हो तो ऊपर तो देखो कॉमन टर्म है RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA अपॉन, अब 3 के अगेंस्ट कौन है, A, तो RA, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो कहाँ पर ये एप्लीकेशन देगा, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, एक क्वेश्चन है मान लो, अच्छा यहाँ से मैं ना रेड हटा रहा हूँ ताकि, चलो ठीक है, रेड तो पता है कि हमने क्या किया, ठीक। एक क्वेश्चन मान लो ऐसा हो, A B और C, और सपोज हमको पूछा गया है कि A और C के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ, और अभी हम अपना कैलकुलेशन आसान हो इसलिए इन सबको 1 ओम का ले लेते हैं। अब देखो मुझे इस डायग्राम को देख के, वैसे तो है ना इसको बीच में कट करके मैं आसानी से सॉल्व कर देता क्योंकि ये मिरर इमेज बन रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्टार से डेल्टा बनाना भी बता रहा हूँ, है ना। तो देखो ये तुम देखो, ये ए ओ बी और ओ सी पॉइंट के बीच में एक डेल्टा, एक स्टार बना हुआ नजर आ रहा है। अब अगर इस स्टार को मैं डेल्टा बना दूं, ये पूरा स्टार है, तो ये मेरा काम आसान हो जाएगा। तो तुम देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट्स को तो वर्टिसेस को चेंज नहीं करना हमने ना, इनको तो पहले ऐसे कैसे बना दो, और जो दूसरे रजिस्टर है जो स्टार का पार्ट नहीं है उनको भी एज इट इज बना दो, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब ये बीच में जो स्टार था उससे हमको बनाना है डेल्टा, ठीक है। तो देखो ये जो स्टार है ना एक काम करता हूँ मैं ना, इनको अलग वैल्यू दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओए यार, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं स्टार वाली वैल्यू अलग दे देता हूँ। मान लो ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये 2 ओम है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको भी एक अलग वैल्यू दे देता हूँ, नहीं तो ये तो सिमेट्रिसिटी से सॉल्व करना आसान हो जाता। अगर ये होता 3 ओम तो वो यहाँ पर वो मेथड लगता नहीं कि मैं बीच में से मिरर इमेज काट के बना देता, तो 3 ओम तो अलग है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अलग नाम दे देता हूँ, इसको भी 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बीच में जो है हमारे पास स्टार के पार्ट, 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, किस किस पॉइंट के बीच में है, ए बी और सी। अब मैं इससे बनाऊंगा डेल्टा, फिर बाद में डेल्टा को यहाँ लगा दूंगा, है ना। तो मैं इससे बनाने वाला हूँ डेल्टा, डेल्टा भी किन पॉइंट्स के बीच में बनेगा, ए बी सी के बीच में। तो डेल्टा मतलब ऐसे बन जाना चाहिए यूं, यहाँ पर आ जाएगा R1, ये आ जाएगा R2 और ये आ जाएगा R3। अब सुने, मेरे को पता है कि R1 बनाना हो तो पहले तो तुम, अगर यहाँ पर मैंने तुम्हें जो सिखाया है डेल्टा, स्टार से डेल्टा, ऊपर आर ए आर बी आर सी आर सी आर ए तो आएगा, फिर वो जिस
जो तुम बना रहे हो, जैसे हम R1 बना रहे हो तो उसके सामने जो वर्टिस है उसकी वैल्यू से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर R1 इनके बीच में बनना है तो B वर्टिसेस से हमने डिवाइड किया, तो हम यहाँ पर भी यही काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 × 2 प्लस 2 × 2 यानी RA RB, ये हमारे पास क्या हो जाएगा RA, ये हमारे पास क्या हो जाएगा RB, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा RC। तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA अपॉन 1 के अगेंस्ट कौन है C, तो हम उसको C से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा ऊपर 12/2, मतलब ये हो जाएगा 6 ओम। ऐसे ही R2 फाइंड आउट कर लेंगे हम। अब ये मेरी इमेज के पीछे आ रहा, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। R2 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2 अपॉन R2 के अगेंस्ट भी। अच्छा, अब तुमको यहाँ पर एक दिक्कत आएगी कि तुमको ये समझ में नहीं आ रहा हूँ कि मैं अपोजिट साइड कौन सी ले रहा हूँ, तो मैं इनको भी चेंज कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, टू नहीं लेता, थोड़ी अलग वैल्यू ले लेता हूँ ताकि तुमको ये समझ में आ जाए कि मैं कौन सी वैल्यू ले रहा हूँ, है ना। यहाँ पर भी 2 नहीं है, ठीक है। ये पूरा हटाते हैं अभी। यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, नहीं 1 2 3 तो मैंने वहाँ ले लिया ना। तो अब मैं यहाँ पर लेता हूँ 4 5 और 6, 4 5 ओम और 6 ओम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऊपर 4 × 5 प्लस 5 × 6 प्लस 6 × 4 अपॉन R1 के अगेंस्ट है C, मतलब C क्या है 6, तो ये आएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 24 अपॉन 6, तो 74/6 ओम। तो ये आ गया हमारे पास 74/6 ओम R1 की वैल्यू। अब देखो हम डेल्टा बना रहे हैं ना, तो डेल्टा ऐसे बनेगा, यूं, ऐसे और ऐसे। तो ये जो हमारे पास पहला वैल्यू आ गया, इसको चलो हम लोग कलर कोडिंग कर देते हैं ऑरेंज, 74/6 ओम। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 74/6 ओम, ठीक है। अब हम अगला जो बना रहे हैं वो R2 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऊपर तो 4 × 5 प्लस 5 × 6 प्लस 6 × 4 डिवाइडेड बाय R2 के अगेंस्ट जो अगर आप देखोगे तो A है, A मतलब 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 74/4 ओम। तो यहाँ पर आया 74/4 ओम। अब हम बनाएंगे R3, R3 A और C के बीच में है, तो ऊपर तो 74 अपॉन R3 के अगेंस्ट देखो तो B वाला है, तो अपॉन 5 ओम। तो इसको मैं कलर कोड कर देता हूँ रेड से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 74/5 ओम। अब देखो इसको सॉल्व करना आसान है। पहले 1 और ये जो 74/6 है ये पैरेलल में, इसको सॉल्व कर लूंगा। फिर 3 और, चलो मैं अगली स्टेप में बताता हूँ।
तो 74/6 और 5 और यहाँ पर है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन फ्रेम हो गया ना वो ऐसा हो गया। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 74/6 है, यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर 2 है और इधर 4 है और इधर 5 है। ठीक है, इधर 3 ओम है, इधर 74/4 ओम, यहाँ पर 6 है ये, और इधर है 74/5 ओम और यहाँ पर है 2 ओम। एक बार चेक कर लेते हैं 5 ठीक ठीक है, तो ऐसा है। अब देखो 1 और 74/6 पैरेलल में, तो पैरेलल नंबर 1 को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 1/1 प्लस 6/74, तो ये हो जाएगा 74 मतलब 80/74। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ए से चालू हुआ, ये दोनों पैरेलल में ऐड होके हो गए 74/80 ओम, है ना। तो फर्स्ट पैरेलल हमने सॉल्व कर दिया 74/80 ओम। ठीक है, अब ये बी पॉइंट। अब हम ये जो 3 और 74/4 है ये भी पैरेलल में है। पैरेलल नंबर 2, 1/3 प्लस 4/74, तो 74 इंटू 3, 74 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 6 और 86/222। तो पैरेलल नंबर 2 हमारे पास हो गया 222/86। तो ये हो गया हमारे पास 222/86 ओम। अब ए और सी के बीच में जो है हमारे पास रजिस्टर, वो है पैरेलल नंबर 3। तो 1 पैरेलल नंबर 3 इक्वल टू 1/2 प्लस 5/74। तो 74 इंटू 2, 74 प्लस 10, तो पैरेलल नंबर 3 इक्वल टू आ जाएगा 148/84। तो ये हो जाएगा 148/84 ओम। ठीक है, अब ऊपर देखो, ऊपर 74/80 और 222/86 ये सीरीज में है। तो सीरीज नंबर 1 74/80 प्लस 222/86, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सीरीज नंबर 1 एक ही है सीरीज, तो खाली ये क्या क्या है 74/80 प्लस 222/86। अभी देखो मेरी कैलकुलेशन आपको टफ लग रही होगी क्योंकि हमने मन से क्वेश्चन बनाया ना ये, तो इसलिए ये ऐसा लग रहा है। सपोज ये आ गया जो भी आंसर आया, ठीक है, उसमें अपन नहीं चाहते। अब हमारे पास देखो ये ए था, ऊपर हमारे पास हो गया है ये आर एस, और नीचे हमारे पास है 148/84। अब ये दोनों पैरेलल में, तो ए सी के बीच में हमको इफेक्टिव जो निकालना है वो 84/148 प्लस 1/RS। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि इतना खतरनाक कैलकुलेशन तो आएगा नहीं, तो ईजी सा आ जाएगा तो आ जाएगा। तो पहले तो चेक करो, यहाँ पर मैंने तुम्हें दोनों फॉर्मूले का यूज़ समझा दिया कि स्टार से डेल्टा कैसे करते हैं, डेल्टा से स्टार कैसे करते हैं। अब ये तुम्हारे कोर्स में आने की संभावना 0.001% है, लेकिन मैं तुम्हें हर मेथड सिखा रहा हूँ कि किसी भी तरीके से हम रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं अलग अलग, बीच में से कट कर लो, व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं वो चेक कर लो, तो इन तरीकों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो चेक कर लो, क्लियर है बात। तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार, मैंने एक बस खाली बता दिया कि कभी बाय चांस यूज़ करना पड़े तो हमारे पास तरीके तो बहुत सारे, हम रजिस्टेंस अलग अलग तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। आज मैंने तुम्हें कितना बता दिया, एक क्वेश्चन ये बता दिया था 2 और ये हो गया 3, और
अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, मान लो ये शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का कोई सॉल्व एग्जांपल है शायद। ये टोटल 12 रजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है। मान लो करंट यहाँ से आ रहा है आई, और दूसरे वर्टिसेस से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अभी मैं मान लेता हूँ ये सारे के सारे रजिस्टर आर है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12, टोटल 12 है, ठीक है। तो ये जानना चाहता है कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो ये सर्किट बड़ा सिमेट्रिकल है, तो करंट की जो डिवीजन होगा वो सिमेट्रिकल होगा। मैं अभी सपोज कर लेता हूं कि इसमें से खाली ना आई वाई तो दिया नहीं जाएगा, ऐसे बस दिया सर्किट बना हुआ है। तो अभी मैं मान लेता हूं कि यहाँ से 6i करंट अंदर एंटर कर रहा है और 6i बाहर निकल रहा है। तो 6i जैसे अभी ये मैं पता डिवीजन इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे 6i एंटर करेगा तो उसके सामने तीन रास्ते हैं, एक ये और एक ये, और तीनों सिमेट्रिकल हैं, तो करंट बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो 2i यहाँ से, 2i यहाँ से। बाकी मैं इस क्वेश्चन को है ना वो मिरर इमेज वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो अभी करंट जो 6i था वो तीन बराबर ब्रांच में बढ़ गया। फिर जैसे ये 2i आगे जाता है, इसके पास दो ब्रांच है और ये दोनों भी सिमेट्रिकल है, तो करंट यहां से आधा आधा बढ़ जाएगा, आई यहां से और आई यहां से, ठीक है। अब ऐसे ये ऊपर वाला 2i भी आई और आई में डिवाइड हो जाएगा, इधर नीचे वाला भी आई और आई में डिवाइड हो जाएगा। फिर देखो इस जंक्शन पर, अब मैं तुम्हें जंक्शन के नाम बता देता हूँ, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। मान लो ये ए बी सी डी ई एफ जी और एच है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एच जंक्शन की। एच जंक्शन पर आई लेफ्ट हैंड साइड से आया और आई डाउनवर्ड से आया, तो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, 2i। मैं एक्चुअली में करंट को भी कोडिंग दे देता हूँ। सबसे पहले है ना इस 6i से जो बटा 2i 2i 2i, फिर 2i जो डिवाइड हुआ आई में उसको भी दिखा देता हूँ मैं, आई 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 में आई में आई आई, ठीक है। अब ये आई और आई देखो, एच पर आई भी आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और आई आ रहा है डाउनवर्ड साइड से, ये दोनों जुड़ करके बन जाएंगे, कोई दूसरा कलर कोड ग्रीन ले लेते हैं, ये दोनों बन जाएंगे वापस 2i। ऐसे ही सी पर भी आई और आई मिलके बन जाएगा 2i। ऐसे ही एफ जंक्शन पर आई और आई आया तो ये बन गया 2i, और तो वापस देखो तुम्हारे पास 6i बन गया, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6i, ठीक है। आगे अब मुझको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इसमें। एक तो ये सर्किट हो गया। अगर मैं मान लेता हूँ इन सबका इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट होता, तो आर इक्विवेलेंट से अगर मैं 20 वोल्ट की बैटरी लगाता तो टोटल 6i का करंट फ्लो होता। इसके लिए मैं इक्वेशन बनाता V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब सुने, मैं किरचॉफ लॉ का यूज करता हूं। मैं क्या करता हूं, इन लूप मैं ए से जाऊंगा, ए बी, बाहर के कुछ नाम दे देता हूं जी एच तक, तो एच, यहाँ पर आई तो करंट है आई, ये एम और ये पॉइंट में ले लेता हूँ एन, ठीक है। अब देखो मैं लूप कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं लूप स्टार्ट कर रहा हूँ इन लूप एम ए, फिर मैं गया ई, फिर मैं गया एफ,
फिर मैं गया G, फिर मैं गया N और वापस M तक आ गया। तो मैं इस लूप में चलूँगा, ठीक है। तो मैं लूप में जब चलना स्टार्ट करता हूँ तो M से A तक कोई रजिस्टर नहीं है। फिर A से E के बीच में R रजिस्टेंस आता है, तो 2I इंटू R, ठीक है। फिर मैं जब E से F तक जा रहा था, तो मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उधर ही करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा IR। फिर मैं जब F से G गया तो मुझे एक और रजिस्टेंस मिला R, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा था 2I। और फिर मैं G से M और N तक आता, मुझे कोई करंट नहीं मिला, इक्वल टू सर्किट में बैटरी लगी थी V, ठीक है। तो ये 2 और 2 4 और एक 5, 5IR इक्वल टू V। देखो इक्वेशन 1 से V की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, तो देखो 5IR इक्वल टू 6I इंटू आर इक्विलेंट। I से I कट गया, तो R इक्विलेंट कितना हो जाएगा, 5R/6 ओम। लो हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने देखा ना इसका इक्विलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 5R/6 ओम। तो मैंने किरचॉफ लॉ की मदद से भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में तुम्हें करंट निकालना सिखाया है और रेजिस्टेंस निकालना सिखाया है। चेक करके बताएं, कोई डाउट? और अब इलेक्ट्रिसिटी का एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं हम। मैंने लगभग तुम्हें सारी तरह की मेथड्स बता दी, जो भी तुम्हें दिमाग में आए उसका यूज़ तुम कर सकते हो। स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार हालांकि अपने कोर्स में नहीं है एनसीईआरटी में, तो उसको तुम एक बार को थोड़ा बैकएंड पे रख सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी सारे तरीके और वो जैसे सिमेट्रिसिटी से काटने वाले जैसे भी इतने कॉम्प्लेक्स नहीं आएंगे क्वेश्चंस। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा फुल प्रूफ तुमको देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी चीज़ आए तुम सीधा सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे मेथड्स तुम्हारे पास है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ। देखो एक कैपेसिटर है यहाँ पर, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक रजिस्टर यहाँ पर है, एक रजिस्टर यहाँ पर है, एक सर्किट में यहाँ पर स्विच दे रखा है एस, ये पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है वाई, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। हम इनको कुछ वैल्यूज दे देते हैं। मान लो ये 3 माइक्रोफैरड का, ये 6 माइक्रोफैरड का, ये 3 ओम का रजिस्टर, ये 6 ओम का रजिस्टर, और ये 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये बैटरी करंट वरंट और सब चार्जिंग वार्जिंग हो चुकी होगी। अब अगर मैं एस स्विच को क्लोज करूंगा तो करंट एक्स से वाई जाएगा या वाई से एक्स, और अगर जाएगा तो कितने अमाउंट में जाएगा, यानी कितने चार्ज फ्लो करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड देन find the direction of flow of charge and also find amount of charge. Find amount also amount of charge. तो देखो इस क्वेश्चन में बोला कि भाई ये सर्किट थोड़ी देर तक चालू रहने दिया गया ताकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए। अब स्विच एस को क्लोज किया है, तो हमको पता लगाना है कि भाई चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ और कितने अमाउंट में फ्लो हुआ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ। तो अभी देखो मैं दो सीन बनाता हूँ, एक जब एस ओपन हो तब का,
ये 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 3 ओम, 6 ओम, 9 वोल्ट। ये जब एस ओपन है तब का सीन है। जब एस क्लोज हो जाता है तो देखो ये सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखो मतलब ये इस तरह से काम करेगा। जब एस बीच में लग जाता है ना, तो देखो 3 माइक्रोफैरड और 3 ओम ये पैरेलल में आ जाएंगे, और 6 माइक्रोफैरड और 6 ओम ये पैरेलल में आ जाएंगे आपस में। ये सीन हो जाएगा कब? व्हेन एस इज क्लोज्ड। जब हमने एस को बंद कर दिया तब हमको ऐसा दिखेगा सीन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक तरीका है। मैं जब ये ओपन था तब 3 माइक्रोफैरड या 6 माइक्रोफैरड पर चार्ज कितने वो देख लेता हूँ, और जब क्लोज हो जाएगा तो चार्ज देख लेता हूँ, तो मुझे आइडिया हो जाएगा ना कि चार्ज कितना फ्लो हुआ। ठीक है, कहाँ से कहाँ फ्लो हुआ वो भी मुझे समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअली तो वो सीन तो ऐसा है, मैंने उसको बना दिया वैसे, लेकिन ये जो सिचुएशन थी वो ऐसी थी ना, एक्चुअल क्वेश्चन वाली सिचुएशन। ये 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, बट इट विल वर्क इक्विवेलेंट टू जो राइट हैंड साइड का सर्किट है उस जैसा। ठीक है, ये एक्स और वाई है हमारे पास। तो मैं पहले केस में पता करता हूँ कि 3 और 6 पर चार्ज कितने हैं। देखो 9 वोल्ट से जब करंट आएगा ना, आई, तो जब कैपेसिटर जब चार्ज नहीं होते तब तक थोड़ी देर करंट फ्लो होता है, उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि तुम देखो कैपेसिटर के बीच में तो गैप है, करंट कहाँ से फ्लो होगा? तो सारा का सारा करंट यहाँ से ही चला जाएगा, नीचे वाली ब्रांच से। ऊपर तो फुली चार्ज हो जाएगा, खाली कैपेसिटर्स जो हैं वो फुली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों पर चार्ज कितना आ जाएगा वो भी मैं निकाल सकता हूँ। तो तुम देखो कि ये जो तुम्हारे पास 3 और 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं वो सीधा 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो उस केस में दोनों सीरीज में कंबाइंड है, तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस 1/3 प्लस 1/6, मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब ये सीरीज में तो दोनों में चार्ज सेम होंगे। अब Q इक्वल टू होता है CV, 2 × 9, मतलब 18 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि इसमें कितना चार्ज गया, +18 यहाँ पर, -18 यहाँ पर, +18 यहाँ पर, -18 यहाँ पर। ठीक है, ये तो कब सीन है? जब आपके पास ये स्विच एस ओपन है। अब स्विच एस क्लोज हो जाता है, तो आप देखो कि सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है। अब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, अब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग है। 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो है जो 3 ओम के अक्रॉस लगा हुआ है। ठीक है, और 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो है जो 6 ओम के से क्या का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 3 + 6 मतलब 9 ओम। सर्किट से करंट कितना फ्लो होगा, V/R इक्विवेलेंट से 9/9 मतलब 1 एम्पियर। तो जब 1 एम्पियर इससे फ्लो होगा 3 ओम से, तो इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इक्वल टू होता है IR। तो मतलब 1 × 3 मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट, और ऐसे यहाँ कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। ठीक है, अब देखो 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस है 3 वोल्ट। तो अब इसके ऊपर जब चार्ज नए आ जाएंगे, मैं इसको Q1 मान लेता हूँ, इसको Q2 मान लेता हूँ। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा CV, C कितना है 3, वोल्टेज कितना है 3 का, तो 9 माइक्रोकुलम, और Q2 कितना आ जाएगा, C2V से, C2V2 से, ये कैपेसिटेंस है 6 का और वोल्टेज है 9 का, नहीं वोल्टेज 9 का नहीं 6 का आएगा, सॉरी, क्योंकि करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। तो V इक्वल टू IR होता है ना, तो करंट 1 एम्पियर का और रेजिस्टेंस का तो 6 ओम, तो 6 × 6 मतलब
36 माइक्रो कूलम। ओके, अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जब स्विच ओपन था तब इसके पास कितने थे, -18, यहाँ पे कितने थे, +18। जब स्विच क्लोज कर दिया गया तब देखो इसके पास है 9, -9, यहाँ पर है 36, -36, ठीक है, यानी अब हो गया यहाँ पे -9 और यहाँ पर हो गया 36। देखो स्टार्टिंग में कितने थे, स्विच एस के ओपन होने से पहले -18 +18 कितने थे, 0, और जब स्विच क्लोज कर दिया गया तब कितने हो गए, 36 -9 मतलब 27। तो अब सुनो, जब स्विच ओपन था तब तो 0 थे, स्विच क्लोज होने के बाद 27, इसका मतलब चार्ज कितने फ्लो होंगे, चार्ज को फ्लो होना चाहिए y से, चार्ज विल फ्लो, कितना चार्ज फ्लो होगा, 27 माइक्रोकूलम। तो Q इक्वल टू 27 माइक्रोकूलम विल फ्लो फ्रॉम y टू x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप चेक करके मुझे बताएंगे, ये एक्चुअली में लास्ट क्वेश्चन है जो जितने भी पॉसिबल टाइप के बन सकते थे, मतलब और भी बन सकते हैं, लेकिन तुमको इस इतने से, तुम्हें इतनी टेक्निक से काम समझ में आ जाएगा। हाँ, बस खाली एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। एक कॉन्सेप्ट रह गई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इतने पेजेस होंगे कि नहीं है, अभी चेक करते हैं, देखते हैं। देखो मैंने तुम्हें ये तो बताया है कि जब तुम कैपेसिटर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बैटरी उसको चार्ज करती है और फुली चार्ज कर देती है, बहुत थोड़े से सेकंड में कर देती है, लेकिन एकदम चार्ज थोड़ी भेजती है पूरे फुल, थोड़े थोड़े टुकड़ों में भेजती है। तो उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे होती है वो तुम्हें समझाता हूं मैं। तो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, इसका तुम्हारे पास थ्योरी सीधी एनसीईआरटी में नहीं है। चार्जिंग एंड ऑफ ए कैपेसिटर, देखो मान लो एक कैपेसिटर ले लो और सी कैपेसिटेंस का और एक आर रेजिस्टेंस ले लो और एक बैटरी से कनेक्ट करो। जब तक ये फुली चार्ज नहीं है तब तक तो इसमें करंट फ्लो होगा, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगा। तो अभी जो ये थोड़ा सा जो छोटा सा करंट फ्लो होता है ना, जो वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट करंट नहीं होता, ये वेरिएबल होता है और बहुत छोटे से समय के लिए फ्लो होता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट करंट। तो टाइम वेरिंग करंट, टाइम के साथ बदलता है करंट, है ना, बहुत छोटे से समय के लिए फ्लो होता है। तो मान लेते हैं हमने वी वोल्ट की बैटरी, वी नॉट वोल्ट की बैटरी लगाई थी, सर्किट में आई वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा था। तो मान लेते फुली चार्ज जो होता है, क्यू नॉट फुल चार्ज है, क्यू इक्वल टू होगा वी बाय आर। एक मिनट, तो काम का, अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तब उस पर टोटल चार्ज कितना आता है वो बताता हूँ मैं।
क्यू इक्वल टू होता है सी वी, ये हो जाएगा सी वी नॉट। अगर कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तब करंट कितना हो जाता है यहाँ पर, जीरो। अगर ये फुली चार्ज हो गया तो करंट जीरो हो जाता है। अभी आई करंट बह रहा है, इस पर फुल चार्ज नहीं आया, स्मॉल क्यू आया है। अब देखो बैटरी ने जो भी टोटल पोटेंशियल लगाया है, ये यानी ये इनपुट पोटेंशियल है और आउटपुट पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास, इतना। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल बात हो गई। अब सुनो, जब Q इक्वल टू क्यू नॉट हो जाएगा, मतलब सी वी नॉट हो जाएगा, व्हेन Q इक्वल टू क्यू नॉट, देन I विल बी जीरो। तो इस इक्वेशन में मैं अगर I जीरो कर दूं और Q की जगह क्यू नॉट डाल दूं, ये हो जाएगा। तो V नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू नॉट बाय सी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 1 है, इसमें मैं V नॉट की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो अभी जैसे मैं सबसे पहले तुमको क्या सिखा रहा हूँ, चार्जिंग। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिस्चार्जिंग। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो हमारे पास देखो इक्वेशन 1 क्या था, वी नॉट इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाय सी। तो ये हो जाएगा अभी क्यू नॉट बाय सी इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाय सी। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास हो गया क्यू नॉट बाय सी माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू आई आर। आई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन आर सी इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी हो जाएगा। अब मैं डी टी को उधर पहुँचाता हूँ, तो डी टी बाय आर सी यहाँ आ गया और डी क्यू बाय क्यू नॉट माइनस क्यू यहाँ आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ गया, क्यू नॉट माइन ओ डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है, अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। जब टाइम जीरो था तब चार्ज की वैल्यू जीरो थी, जब टाइम टी है तो मान लो चार्ज क्यू हो जाता है। तो अभी देखो इसका हमको पता है कि 1/x dx का इंटीग्रेशन हो जाता है log e बेस पर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा log क्यू नॉट माइनस क्यू। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, क्यू के साथ कांस्टेंट क्या है, -1, तो -1 से डिवाइड भी होगा ये। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास 0/q। अच्छा, ये क्योंकि ये जो डेरिवेशन है तुम्हारे के पास बोर्ड में नहीं है तो इतना परेशान मत होना, बस खाली समझते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, क्योंकि 1/RC कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये 0 से t तक। अब देखो माइनस तो भी बाहर निकाल लो, इस q में पहले अपर लिमिट डालो, log e बेस पर क्यू नॉट माइनस क्यू अपर लिमिट हो गई, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो log क्यू नॉट माइनस जीरो, लोअर लिमिट क्यू है, ये हो गया इक्वल टू 1/RC अपर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब हमको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, कि log m/n इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, हम इसको उल्टा यूज करेंगे, log m माइनस log n है हमारे पास, तो हम इसको लिख देंगे log e बेस पर m/n इक्वल टू t/RC। ठीक है, इस नेगेटिव को दूसरी साइड हम पहुंचा देंगे, तो हमारे पास अब क्या है, log e बेस पर क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। ठीक है, अब देखो अगर मैं दोनों साइड का एक्सपोनेंट ले लूं, मैंने दोनों साइड में एक्सपोनेंट ले लिया,
तुम्हें देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ थोड़ा समझ में नहीं आएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं, जितना भी समझ में आ रहा है अभी चल जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है लॉग ई बेस पर लॉग ई एक्स इक्वल टू हो जाता है तुम्हारे पास एक्स। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। माइनस क्यों लगा दिया भाई, माइनस तो वहां पहुंचा दिया ना हमने। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू ई माइनस टी बाय आर सी। अब क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टी बाय आर सी। अब क्यू नॉट को उधर, अभी हमारे पास देखो क्या है, क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टी बाय आर सी। क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू क्यू। क्यू किसी भी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पर चार्ज है जो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसमें से क्यू नॉट कॉमन निकाल लो, 1 माइनस ई माइनस टी बाय आर सी, ये आ गया। अब देखो तुमको पता है ना ई के जो पावर होती है वो डायमेंशन लेस होती है, तो मतलब आरसी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, टाइम के डायमेंशंस, क्योंकि टाइम से टाइम कटेगा तभी तो डायमेंशंस लेस होगा। तो डायमेंशंस ऑफ आरसी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टाइम, इसलिए आरसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। इसको हम आगे से बोलेंगे टाइम कांस्टेंट और इसकी वैल्यू टाउ से डिनोट करेंगे। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, हमको यही फॉर्मूला ऑब्टेन करना था, हम ऑब्टेन कर चुके हैं। अब हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, अब केस वन कि जब टाइम जीरो हो, तब तो हमको पता है कि जब देखो जब टाइम जीरो है, अगर तुम इसमें टाइम जीरो डालोगे तो ई की पावर जीरो 1 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 1, तो इसका मतलब जीरो। तो जब टाइम जीरो था तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था। केस टू, अगर मैं चाहता हूं कि Q की वैल्यू क्यू नॉट हो जाए, मतलब फुली चार्ज हो जाए, तो उस केस में कितने टाइम पर ऐसा होगा, तो मैं क्यू स्मॉल क्यू की जगह क्यू नॉट रखता हूं। तो क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाय टाउ। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट डिवाइड हो गया, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस टी बाय टाउ। तो ई माइनस टी बाय टाउ इक्वल टू जीरो। और ये जीरो कब होगा, जब टी अपॉन टाउ इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, तो सॉरी, ये क्या हुआ, 1 माइनस 1 जीरो। ठीक है, तो ऐसा तब पॉसिबल है जब टाउ जो है इनफाइनाइट हो जाए। तो मतलब इसको फुली चार्ज होने के लिए जो 1 अपॉन इंफिनिटी, ओके ओके, देखो देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये तो सही है, ई माइनस टी बाय टाउ। एक स्टेप और समझाता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। तो 1 अपॉन ई टी अपॉन टाउ, क्योंकि इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन जीरो इक्वल टू ई टी बाय टाउ। तो ये इन्फिनिटी तब होगा जब टाइम जो है इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि थ्योरेटिकली तो कैपेसिटर कभी फुली चार्ज हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब केस थ्री कि अगर मैं टी की वैल्यू टाउ के बराबर रख दूं, तो Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई, और टी अपॉन टी हो गया तो माइनस 1 हो गया। तो क्यू नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई, तो 1 अपॉन ई की वैल्यू क्या होती है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, भयभीत नहीं होना, इतने सारा मैथमेटिक्स देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईजी है, कोई खास बात नहीं, मैं आखिर में समराइज कर दूंगा पूरी चीज़ें। तो मुझको पहले 1 अपॉन ई की वैल्यू चाहिए। तो
मैं इसकी वैल्यू भूल गया हूँ। 1/E कितना होता है? 1/E होता है पॉइंट, ये हो जाता है 1 माइनस 0.37 के आसपास अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और 1 माइनस 0.63, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 0.63 Q0। मतलब टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिस टाइम पर कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% तक चार्ज हो जाता है। इट मींस 1 मिनट, मेरे पास पीपीटी में पेज खत्म हो गए। मैं थोड़े से पेज और इंक्लूड कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये अपन को शुरू से आखिरी तक जाना हमें पड़ेगा इसमें। ऑनलाइन क्लास का एक फ़ायदा तो है कि जब चाहे जब रिवीजन कर सकते हैं। ओके, ये आ गया। तो देखो, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिस टाइम पर कैपेसिटर अपने फुल्ली चार्ज होने का, हमारे पास देखो क्या आया कि जो अगर हमने टी इक्वल टू टाउ रखा तो स्मॉल क्यू का वैल्यू आ गया 0.63 Q0, या हम इसको बोल सकते हैं 63% ऑफ Q0। तो टाइम कांस्टेंट इज टाइम in which capacitor gain 63% of maximum value of charge। देखो, जब हम कैपेसिटर को एक बैटरी से लगाते हैं ना, तो उसकी चार्जिंग देखो कैसे होती है। केस 4 में बताता हूं मैं तुम्हें। यहां पर हम ले रहे हैं टाइम, यहां पर हम ले रहे हैं कैपेसिटर पर चार्ज। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, एक कैपेसिटर लिया, उसको एक रजिस्टर की हेल्प से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो उसमें शुरुआत में चार्ज 0, फिर धीरे धीरे उसके चार्ज बढ़ते जाएंगे एक्सपोनेंशियल रेट से। और इस फॉर्मूले के हिसाब से तो कभी भी वो फुली चार्ज नहीं हो पाएगा, मतलब कभी भी वो Q0 की वैल्यू तो नहीं अटेंड कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको इन्फिनिटी टाइम लगेगा ना। लेकिन जैसे यहाँ पर 50 होता 60, ये मान लो 0.63 ऑफ Q0, तो टाउ टाइम में वो अपने मैक्सिमम चार्ज का लगभग 63% चार्ज हो जाता है। और लगभग अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो 5 टाउ टाइम में वो लगभग फुली चार्ज हो जाता है। मैं तुम्हें पूरी कहानी को एक बार फिर से ब्रीफ करता हूँ। देखो हमने क्या किया, ये है, मैं तुम्हें इसको ब्रीफ कर रहा हूँ, सुनो। तुम एक कैपेसिटर लो और एक उसके साथ रजिस्टर लगाओ और बैटरी से उसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, हमने बैटरी से कनेक्ट किया, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। अब बैटरी इसको चार्ज करना स्टार्ट करेगी। तो बैटरी जब इसको चार्ज देती है ना, एकदम सारा चार्ज नहीं देती। ये चार्ज कैसे होता है, ये धीरे धीरे, मतलब अपने लिए तो टाइम बहुत फास्ट निकल जाता है, लेकिन इसकी चार्जिंग कैसे होती है, इसके ऊपर पहले चार्ज थे 0, फिर जैसे कुछ टाइम हुआ इसके ऊपर चार्ज तेजी से बढ़ने लगते हैं, फिर जाके लगभग एक मैक्सिमम वैल्यू के पास पहुंच करके इसकी चार्जिंग होना बंद हो जाती है। तो अभी हमने टाइम कांस्टेंट किसको डिफाइन किया था, इसके रजिस्टर और इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को। हमने बोला था कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जितने टाइम में ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63%, मतलब आधे से ज्यादा चार्ज हो जाता है टाइम कांस्टेंट के हिसाब से। तो मतलब हम रजिस्टर और सी की वैल्यू को सेट करके बता सकते हैं कि कोई कैपेसिटर कितनी देर में चार्ज हो। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ी तो उसको चार्ज होने में उतना ही टाइम लगेगा।
तुम बड़ा रजिस्टर लगा दो तो कैपेसिटर तेजी से चार्ज नहीं होगा, स्लो स्लो चार्ज होगा। ठीक है, और फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, क्यू नॉट, हमारे काम का सिर्फ ये फॉर्मूला है, वो पूरी कहानी तुम्हें याद रहे ना रहे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बोलता है कि जो इसकी चार्जिंग होती ना, वो चार्जिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस, है ना, और ये ग्राफ ध्यान रखना। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये एक्सपोनेंशियल रेट से चार्ज होता है, पहले तेजी से चार्ज होगा, फिर चार्ज होना स्लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोई चीज को जैसे अगर हम गर्म कर रहे हैं, तो वो दूध, जैसे दूध गर्म कर रहे हो, पूरा नेचर है ना, नेचर, हमारा जो नेचर है वो पूरा इसी लॉ को फॉलो करता है। कोई भी चीज हो, किसी चीज का ग्रो करना, जैसे कोई बच्चा की ग्रोथ होती है, बच्चे के अंदर, बच्चा जब ग्रो करता है ना, तो वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, फिर उसके ग्रो होने की रेट स्लो हो जाती है, फिर उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो हम देखेंगे बच्चा जो शुरू के टाइम में होता है ना, जब वो फर्स्ट मंथ से 1 ईयर का होता है, तो बहुत तेजी से ग्रो करता है, फिर उसके ग्रो होने की, पूरा नेचर इसी लॉ से चल रहा है। हमारे नेचर में जो भी चीज बढ़ती है, एक पेड़ का बढ़ना, एक फूल का खिलना, सभी इस इक्वेशन को फॉलो करता है। पहले वो तेजी से बढ़ते हैं, फिर उनके बढ़ने की रेट कम हो जाती है, फिर स्लो रेट से ग्रो करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्जिंग भी, कैपेसिटर का चार्जिंग भी ठीक इसी लॉ को फॉलो करता है। दूध का गर्म होना, पानी का गर्म होना, ये सब इसी लॉ को फॉलो करते हैं। पहले तेजी से गर्म होंगे, फिर उनके गर्म होने की रेट, यानी उनके टेम्परेचर, जैसे तुम एक गैस के ऊपर पानी रख दो, तुम देखोगे थर्मोमीटर, पहले थर्मोमीटर बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर उसका धीरे धीरे बढ़ना हो जाएगा। तो ये वाली बात यहाँ पर कैपेसिटर की चार्जिंग कौन कंट्रोल करता है, रजिस्टर की वैल्यू। रजिस्टर की वैल्यू बड़ी लगा दो तो वो स्लो स्लो चार्ज होगा। टोटल जितनी भी कहानी है ना, उस कहानी का सार बस इतना सा है। अब तुम्हें बताओ, अगर ये वाला पेज समझ में आ गया तो तुम्हें पूरा समझ में आ गया, बाकी की उसके पीछे कहानी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थ्योरी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन ये कोर्स में है, इसको ध्यान रखना होगा। ये पूरे नेचर की कहानी है, हमारे आसपास पूरा नेचर ही इसी तरह से कंट्रोल होता है। किसी भी चीज की ग्रोथ इसी फॉर्मूले से चलती है। तुम बच्चे की हाइट नापो, बच्चे का जैसे उसकी हाइट को अगर तुम नापोगे, इस क्यू की जगह उसकी हाइट ले लो, और उसकी मैक्सिमम हाइट पूरे जीवन में एच नॉट ले लो, और यहाँ पर उसका ये जो टाउ है, ये अलग अलग फैक्टर है। जैसे कैपेसिटर के केस में ये आरसी है, अब ह्यूमन बींग के केस में ये कोई अलग चीज होगी, उसके टिश्यू की ग्रोथ होगी, या उसके जीन्स का इफेक्ट होगा, उस टाउ में वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएगी। तो टाउ एक कांस्टेंट है जो कंट्रोल कर रहा है इस ग्रोथ को। आप, ये है ग्रोथ ऑफ, ये है ग्रोथ ऑफ चार्ज, चार्जिंग मतलब ग्रोथ ऑफ चार्ज। तो मुझको यहाँ तक बताओ, क्या ये पेज तुम्हें 100% समझ में आ गया क्या? तो फिर ठीक है। तो ये एक्चुअली में हम देख रहे थे ग्रोथ ऑफ चार्ज, ये नेचर का लॉ है। ऑल द थिंग्स, नेचर के अंदर जितनी भी थिंग है वो इसी रेट से ग्रोथ होती है, इसी रूल को फॉलो करती हैं। क्या तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके साथ एक दो फॉर्मूले हम और जोड़ देते हैं। भाई हमारे पास तो क्या था, हमारे पास एक कैपेसिटर था, उसके साथ एक रजिस्टर था, और एक बैटरी लगी थी। ठीक है, हमने बैटरी को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इस पर चार्ज आ रहे हैं, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, आई, रजिस्टर में आ रहे हैं। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी तो होगा, या इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर हमको निकालना है। देखो हमारे पास इस पे जो चार्ज है वो क्यू नॉट 1 - e - t/टाउ से बढ़ते हैं। दोनों साइड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। हमको पता है ना, चार्ज का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें करंट देता है। क्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, या तुम अगर एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख लो, d/dt(1 - d/dt(e - t/टाउ)। देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स इक्वल टू होता है ई एक्स, लेकिन अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट आगे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, इसके साथ कांस्टेंट क्या है, -1/टाउ, तो ये आ जाएगा -1/टाउ कांस्टेंट है, e - t/टाउ, ये एज इट इज आ जाएगा। तो हमको करंट का जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा, इट इज क्यू नॉट e - t/टाउ अपॉन टाउ। ठीक है,
और टाउ में है हमारे पास आर सी। चलो अभी तो इसको लिख दो, क्यू नॉट अपॉन आर सी ई माइनस टी बाय टाउ। अब सुनो, क्यू अपॉन सी होता है वी, तो ये है वी नॉट अपॉन आर, और वी अपॉन आर होता है करंट, तो आई इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी बाय टाउ। करंट घटेगा, चार्ज बढ़ेगा, करंट घटेगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले से हमको क्या मिला, आई इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी बाय टाउ। तो ये हम लिख देंगे आई नॉट अपॉन ई टी बाय टाउ। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, तो ई की वैल्यू बढ़ेगी और करंट घटेगा। तो करंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा टाइम के साथ, ठीक है, तो शुरुआत में करंट जब सर्किट चालू किया था तब मैक्सिमम करंट होता है, इसके बराबर तुम्हारे पास वी नॉट आर के बराबर। जब सर्किट जस्ट स्टार्ट हुआ है तब करंट मैक्सिमम, उसके बाद करंट घटना स्टार्ट होता है और ये इन्फिनिटी टाइम में जाकर के जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं t बराबर टाउ रख दूं तो आई इक्वल टू आई नॉट अपॉन टी हो जाएगा, मतलब 0.3% ऑफ आई नॉट। मतलब टाउ वो टाइम है जितने टाइम में, ये जैसे हाफ से नीचे चले जाओ यहाँ पर, जितने टाइम में करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% तक डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और लगभग 5 टाउ तक। अब जैसे फॉर्मूला तो बोलता है करंट कभी बंद ही नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली में हम देखते हैं कि करंट लगभग बंद हो जाता है कितने, अपने टाइम कांस्टेंट के लगभग 5 टाइम्स पे वो करंट जीरो हो जाता है। अब कैपेसिटर के अक्रॉस अगर तुम पोटेंशियल देखो तो वो Q इक्वल टू सी से बदल रहा है, मतलब Q नॉट सी 1 - e - t/टाउ। तो हम कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल को बढ़ता हुआ देखेंगे, ठीक है ना। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल बढ़ रहा है वो भी एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहा है, जैसे चार्ज बढ़ रहे हैं वैसे वोल्टेज भी जो है। देखो कैपेसिटर के अक्रॉस तो वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कम हो रहा है ना। तो रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल देखें, ये किसके अक्रॉस है, कैपेसिटर के अक्रॉस। अगर रजिस्टर के अक्रॉस हम देखें तो वो आई आर से निकलेगा, और आई तो टाइम के साथ घट रहा है, आई आर ई माइनस टी बाय टाउ। तो ये हो जाएगा वी नॉट ई माइनस टी बाय, ये कैपेसिटर के अक्रॉस रजिस्टर है। और अगर तुम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखोगे तो वो टाइम के साथ घटेगा ना, मैक्सिमम रहेगा वो जीरो टाइम पर। तो मैं तुम्हें एक बार ब्रीफ बता देता हूँ कि जब हम एक कैपेसिटर को एक रजिस्टर से चार्जिंग करते हैं उसकी, ये रजिस्टर है, ये सी कैपेसिटेंस है, बैटरी वी नॉट की है, आई करंट दे रही है, किसी वक्त यहाँ पर क्यू और माइनस क्यू है। तो अगर हम खाली कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर के लिए उस पर चार्ज बढ़ता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी बढ़ता है, इन दोनों बातों को हमको ग्राफ से समझाना हो तो यहाँ पर हम चार्ज का टाइम के साथ बढ़ना देख सकते हैं, यहाँ पर हम वोल्टेज का भी ठीक इसी तरह से बढ़ना देख सकते हैं। ठीक है, इनके लिए टाउ वो टाइम है जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% तक चार्ज हो जाता है, इसके लिए ये अपने मैक्सिमम पोटेंशियल का 63% तक गेन कर लेता है। तो ये तो होगी कैपेसिटर के लिए बात। लेकिन अगर तुम रजिस्टर के एंड पर देखो तो रजिस्टर के एंड पर करंट कम होगा, वी नॉट ई माइनस टी बाय टाउ, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल भी कम होगा, वी नॉट ई माइनस टी बाय टाउ। तो अगर हम करंट का घटना देखें तो हम देख सकते हैं कि करंट शुरू में जीरो मैक्सिमम होता है, उसके बाद घटता ही जाता है, और इसके लिए टाउ वो टाइम है जितने टाइम में ये अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितने आ गया, 0.37% अपने मैक्सिमम करंट का आ जाता है। और वोल्टेज इसका जो है वो भी, इसके अक्रॉस वोल्टेज टाइम के साथ घटेगा,
तो टाउ वो टाइम है जब ये अपने मैक्सिमम वोल्टेज का कितना बचा, 37% ऑफ वी नॉट के आसपास बचता है। ये अभी तक जितना पढ़ा उस टोटल की समरी है। कोई डाउट? बिल्कुल नेचर के लॉ को फॉलो कर रहा है, नेचर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। नेचर सभी के ऊपर सेम लॉ लगाता है। किसी भी चीज का बढ़ना या घटना, जैसे कोई चीज मरती ना, कोई इंसान मरता है तो उसका डीके का फॉर्मूला ये रेजिस्टेंस जैसा जो चल रहा है ना, एकदम कोई इंसान डिग्रेड एकदम नहीं होगा। वो क्या होगा, पहले बहुत तेजी से डिग्रेड हो जाएगा, फिर धीरे धीरे डिग्रेड होगा। यानी उसके मरने की रेट पहले बहुत तेजी से होगी, फिर धीरे धीरे उसके वो मौत के पास जाना धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसे ही जब कोई फूल पूरी तरह से ग्रो हो जाता है, अब उस फ्लो फूल को मरना है, तो उसके डीके का भी फॉर्मूला ये रजिस्टर जैसा चलेगा। ठीक है। जैसे चाय, एक कप में चाय रखो, वो उसके ठंडे होने की रेट बिल्कुल ये रजिस्टर जैसी होगी। वो पहले चाय बहुत तेजी से ठंडी हो जाएगी, फिर उसके ठंडे होने की रेट कम हो जाएगी। नेचर की हर चीज ग्रोथ वाला, तुमको ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो कैपेसिटर दिख रहा है वो, और मरना या डीके तुम रजिस्टर का देखो, उस जैसा नेचर बिल्कुल इसी लॉ से चलता है, एक्सपोनेंशियल रूट से। ये ई जो नंबर है ना, ये नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। यही ई जो है, ये सभी की ग्रोथ, और ई ई एक चमत्कारिक नंबर है एक्चुअली। मैं तुम्हें बताऊं, ई बड़ा नेचर का नंबर है एक्चुअली में। ई तुम्हें पता है ई क्या चीज है? ई एक इररेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। इसकी वैल्यू 2.718 ऐसे कुछ होती है। ई 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, और नेचर के अंदर ये पाया जाता है नंबर। हर चीज की ग्रोथ तुम अगर देखो तो कैपेसिटर के अक्रॉस तो हर चीज ग्रो कर रही है। चलो ग्रो को अपन दिखाते हैं हरे रंग से। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, ग्रोथ, ग्रोथ इस इक्वेशन से कंट्रोल हो रही है, और उधर है मरना या डीके। इधर डीके जो है वो इस इक्वेशन से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है। और इन सबको कंट्रोल, नेचर में ग्रोथ और डीके को कंट्रोल कौन करता है? ई कंट्रोल करता है। ई की कोई ना कोई पावर होती है जो इस ग्रोथ को और डीके को कंट्रोल करती है। ये देखो, कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बस तुम्हें ये समझ में आ गया तो बस पूरा वो जितना भी मैंने कहानी बताई ना वो सब समझ में आ जाएगी, उसमें फिर कुछ भी नहीं है। अभी तो हमने क्या करा कि कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज का बढ़ना और रजिस्टर से और सर्किट से करंट का कम होना ये सीखा। अब हम उल्टा सीखेंगे। अगर कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे ना तो उसमें चार्ज कम होंगे, वो हम अब समझेंगे। पहले तो यहाँ तक देखो, कोई डाउट है क्या? अब अपने पास लास्ट टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर को हमने पूरा कवर कर लिया। डीके ऑफ चार्ज या डिस्चार्ज। डीके ऑफ चार्ज या डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तुम क्या करो, एक फुली चार्ज, अब ये जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये तुम्हारे जितने भी ये जो सर्किट है ना, आरसी सर्किट, ये तुम्हारे मोबाइल फोन या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उस सब में लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चार्ज का ग्रो करना और स्लो करना। जो जैसे मेरी मेरी वॉइस में जो नॉइस कैंसिलेशन है, वही आरसी सर्किट करता है। तो अभी देखो, एक्चुअली तो हमको है ना शुरुआत में सर्किट डायग्राम ऐसे लेना था, जैसे हम्म, देखो अगर मैं इसको सुनो, हम्म, देखो ये स्विच को जब इधर ले लेता हूं, मैं क्या करूंगा, पहले मैंने स्विच को इससे कनेक्ट कर दिया,
तो हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। और जब मैं इस स्विच को, अब जब फुली चार्ज हो चुका था, वो सारी हमने कहानी पढ़ ली थी, अब हम स्विच को इससे कनेक्ट कर देंगे तो अब डिस्चार्जिंग हो जाएगी। तो ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन डिस्चार्जिंग करेगा। मतलब हमने अब बैटरी से कनेक्शन हटा दिया। अब तुम अगर इफेक्टिव सर्किट देखो तो सर्किट अब कैसा हो गया, बैटरी से कनेक्शन कट कर दो और यूं जोड़ दो। एक फुली चार्ज कैपेसिटर था, मान लो उस पर फुल चार्ज क्यू नॉट थे, और तुमने उसको अब रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, तो अब चार्ज ऐसे प्लस नेगेटिव, प्लस जो है नेगेटिव के पास जाएगा और ख़त्म होता जाएगा, तो डीके होता जाएगा चार्ज का। तो हम वो डीके को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास Q/C प्लस आई आर इक्वल टू 0 था, क्योंकि बैटरी लगी हुई नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है Q/C प्लस आर इंटू dQ/dt इक्वल टू 0। अब जब, ठीक है, तब हमारे पास क्या आ गया, Q/C प्लस आर इंटू dQ/dt इक्वल टू 0। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर dQ/dt इक्वल टू माइनस Q/C। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, dQ/Q इक्वल टू माइनस dt/RC। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाते हैं। जब करंट जीरो था तब चार्ज क्यू नॉट थे, जब टाइम जीरो था तब चार्ज क्यू नॉट थे, मतलब शुरुआत में। जब टाइम टी हो गया तो चार्ज घट के मान लो क्यू हो गए, ठीक है। तो हम लोग क्या लिया है, dQ/Q फ्रॉम क्यू नॉट टू क्यू, चार्ज कम कर लिए, माइनस dt/RC टाइम जीरो और टाइम टी। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, लिमिट हो जाएगी क्यू नॉट से क्यू, माइनस 1/RC भार dt का इंटीग्रेशन t फ्रॉम 0 से t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा log e Q/Q नॉट, है ना। log m माइनस log n होता है log m/n माइनस t/RC। तो हमारे पास आ गया log e बेस पर Q/Q नॉट इक्वल टू माइनस t/RC। दोनों साइड का एक्सपोनेंट ले लो, तो ये हो जाएगा Q/Q नॉट इक्वल टू e माइनस t/RC, ठीक है। अब Q इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट, देखो डी के इस इक्वेशन से कंट्रोल होता है, ठीक है। आर सी को हम टाउ दे देंगे, वही पुराना वाला तरीका, इसके डायमेंशन टाइम के डायमेंशन से, इसको हम बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट ई माइनस t/टाउ। बस इस इक्वेशन तक हमको आना था, डी के इस फॉर्मूले से कंट्रोल होता है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, Q इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस t/RC। अब केस वन, अगर मैं चाहता हूं कि ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाए, मतलब Q इक्वल टू 0 हो जाए, ये कब होगा, एक मिनट। जब देखो ये क्या, हमारे पास Q इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ई टी बाय टाउ, ठीक है। हम चाहते हैं ये जीरो हो जाए, ये टोटल चार्ज जीरो हो जाए। वो कब संभव है, जब ये नीचे, अगर ये क्यू नॉट अपॉन इनफाइनाइट हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि 1/इन्फिनिटी जीरो होता है। तो ऐसा होने के लिए टाइम को क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी। तो मतलब हमारा फॉर्मूला बोलता है कि ये कभी फुली डिस्चार्ज होगा ही नहीं, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फुली डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, मतलब वो ग्राफ कभी टच नहीं करेगा एक्सिस को, उसके पैरेलल चलता रहेगा, जो हम अभी देख रहे थे ना हम। केस टू, अगर मैं टी की जगह टाउ डाल दूं तो Q इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट, अब टी से टाउ कैंसिल हो गया और 1/e, तो ये हो जाएगा 0.37 ऑफ क्यू नॉट। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जितने टाइम में
चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना बचेगा, 37%। अब यही बात को अगर मैं ग्राफ में दिखाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि डिस्चार्जिंग कैसे हो रही है। यहाँ पर क्यू, जब टाइम 0 था तब ये फुली चार्ज था, फिर टाइम के बाद इसका चार्ज घटना स्टार्ट हुआ, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा, ये पैरेलल चलती जाएगी लाइन, है ना, कम होता जाएगा, पैरेलल चलती जाएगी। अब टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जितने टाइम में कैपेसिटर पर चार्ज अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% बचा है, और लगभग प्रैक्टिकली ये 5 टाउ तक जाकर के 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। अब हम वही अलग अलग बातें कर लेंगे। अब देखो हमारे पास, मैं तुम्हें ब्रीफिंग बता देता हूँ। ये हमारे पास एक फुली चार्ज कैपेसिटर था, हमने इसको एक रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, तो जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो किसी वक्त इस कैपेसिटर पर जो क्यू चार्ज है, इस पर मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट रहा था स्टार्टिंग में एट टी इक्वल टू 0 पर। अब टी टाइम पर एट टी इक्वल टू टी चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, जो क्यू है इट बिकम्स स्मॉल क्यू। ठीक है, और सर्किट में आई करंट दौड़ने लगा। अब जो ये किसी भी टी टाइम पर क्यू है ना, वो हो जाएगा क्यू नॉट ई माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, अब हम आगे की बात जो है अलग अलग करेंगे, कैपेसिटर के लिए अलग और रजिस्टर के लिए अलग। देखो कैपेसिटर के तो चार्ज कम हो रहे हैं और उसका पोटेंशियल कम हो रहा है, लेकिन सर्किट का करंट बढ़ रहा है। और हाँ, मैं करंट का तो एक्सप्रेशन अपन ने निकाला ही नहीं। देखो करंट इक्वल टू होता है डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, तो मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्यू नॉट ई माइनस टी बाय टाउ। इसमें से क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और बाकी ई माइनस टी बाय टाउ आ जाएगा। तो ये हमारे पास करंट हो जाएगा माइनस क्यू नॉट अपॉन आर सी। मैंने टाउ की वैल्यू डाल दी। अब क्यू नॉट बाय सी हो जाएगा वी नॉट बाय आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आई नॉट ई माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, तो सर्किट में करंट भी कम हो रहा है, लेकिन ये उसका उल्टा फ्लो हो रहा है ना, नेगेटिव साइन दिखा रहा है, उल्टा फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा ये। तो कैपेसिटर में चार्ज जो है वो क्यू नॉट ई माइनस टी बाय टाउ कम हो रहे हैं। मतलब कैसे कम हो रहे हैं, कि शुरुआत में तो वो मैक्सिमम थे, फिर टाइम के साथ कम होते जा रहे हैं। शुरुआत में क्यू नॉट थे और टाउ पर ये हो गए आपके पास 0.37 ऑफ क्यू नॉट। ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू क्यू बाय सी होता है। तो क्यू नॉट बाय सी, तो V इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट ई माइनस टी बाय टाउ। तो वोल्टेज भी ठीक इसी पैटर्न में कम हो रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, शुरुआत में वी नॉट था पोटेंशियल, अब टाउ टाउ टाइम में ये अपनी मैक्सिमम का सिर्फ 37% बचा है। रजिस्टर में बात करें तो करंट जो है वो माइनस आई नॉट ई माइनस टी बाय टाउ, करंट कम होता जा रहा है। मैंने पहले गलती से बोल दिया था करंट बढ़ रहा है, लेकिन करंट का भी डीके हो रहा है। अब देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया ना, तो नेगेटिव वाई नेगेटिव नीचे वाले क्वाड्रेंट में होता है। तो करंट शुरुआत में है टी 0 पर तो आई नॉट था करंट। ठीक है, फिर वो कम होता जा रहा है ऐसे। तो शुरुआत में माइनस आई नॉट था, फिर कम होता जा रहा है, और लगभग टाउ टाइम में, यहाँ पे ना वाई एक्सिस पे हमने आई दिया है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% बचता है। और रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट ई माइनस टी बाय टाउ, ये भी ठीक इसी पैटर्न में घटेगा।
ऐसे, ये माइनस वी नॉट है, फिर टाउ वही हम डिफाइन कर लेते हैं 37% ऑफ वी नॉट। ठीक है, बस ये देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको बस ध्यान रख लेना। अभी देखो यहाँ दोनों जगह डीके हो रहा है, करंट भी डीके हो रहा है और चार्ज भी डीके हो रहे हैं। तो आज चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, हमने सभी एरियाज को टच कर लिया। चेक करके बताओ कोई डाउट है क्या। अब सुनो, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, आज रिवीजन तुम डेली का डेली करना भाई। एक बार कोशिश करना इन डेरिवेशंस को करने की, ये तुम्हारा माइंड को एक्सप्लोर करना सिखाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहले तो यहाँ तक देखो कोई डाउट है क्या। ठीक है, तो आज की हम क्लास बस यहीं तक एंड करेंगे और चैप्टर 3 हमारा पूरा फिनिश हो गया।